नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे में दोनों देशों ने संबंधों का विस्तार कर उसे विस्तारित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए सागर की जगह महासागर दृष्टिकोण रखा। पोर्ट लुइस में पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से हुए सम्मानित। गंगा तालाब में प्रयागराज के महाकुंभ का जल किया अर्पित। हरियाणा में फिर चली बीजेपी की आंधी। नगर निकाय की 10 सीटों में से बीजेपी ने 9 पर फहराया परचम। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत। कांग्रेस का सफाया। सीएम सैनी ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार पर मुहर। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। औद्योगिक उत्पादन में तेजी। विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में जनवरी में 5% की वृद्धि। खुदरा महंगाई दर फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर पर 3.6%। पाकिस्तान सेना का दावा, हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने की कार्रवाई पूरी। सैन्य अभियान में 33 अलगाववादी और 21 बंधक मारे गए। 346 बंधकों को कराया गया मुक्त। 28 सैनिकों की भी हुई मौत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तो दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर भी विस्तार से बात हुई। पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा में कैसे दोनों देशों के संबंधों को मिली है नई ऊंचाई, देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन इस प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में बड़े फैसले हुए। पोर्ट लुइस में हुई बैठक में पीएम मोदी और उनके समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत मॉरिशस साझेदारी को इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने के साथ साथ घोषणा हुई कि मॉरिशस में नया संसद भवन बनाने में भारत सहयोग करेगा। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण का भी फैसला हुआ। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी और पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम ने उच्च प्रभाव वाली 20 सामुदायिक विकास परियोजनाओं और मॉरिशस एरिया हेल्थ सेंटर के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया। ये शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। दोनों देशों में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग, वित्तीय अपराधों से निपटने, राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और गैर सैन्य जहाजों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। पीएम ने घोषणा की कि डिजिटल हेल्थ, आयुष केंद्र, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी।
गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। पीएम ने भारत के सागर विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ के लिए महासागर का विजन दिया। वहीं मॉरिशस के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब सराहना की। Prime Minister of the Republic of India has honored us by his presence amidst us on the occasion of the National Day celebrations of the 57th anniversary of our independence. His distinguished presence on this momentous occasion is testimony to the unique and very special relations which bind our two countries. साझी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों की मजबूत डोर से बंधी भारत मॉरिशस दोस्ती को आगे ले जाने में पीएम मोदी के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा से परस्पर सहयोग में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परेड में भारतीय नौसेना और एनसीसी की टुकड़ी शामिल हुई तो मॉरिशस ने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय गानों की धुन पर भी प्रस्तुतियां हुई तो बारिश के बाद भी लोगों का उत्साह देखते बनता था। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस की सरकार ने वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और बड़ा सम्मान। इस बार पीएम को मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है। सम्मान पर आभार जताते हुए पीएम ने इसे भारत मॉरिशस की विशेष दोस्ती, मॉरिशस में रह रहे भारतवंशियों और देश के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में बेमिसाल योगदान के लिए पीएम को ये अवार्ड दिया गया। आमतौर पर ये सम्मान स्टेट हाउस में दिया जाता है, लेकिन इसे खास तौर पर राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रदान किया गया। I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. पीएम को सम्मानित किए जाने से पोर्ट लुइस में मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह और भी यादगार बन गया। पीएम इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि भी रहे। परेड में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। जब ये दस्ता गुजरा तो पीएम ने खड़े होकर इसका उत्साह बढ़ाया। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जय हो गीत की धुन ने अलग ही रंग घोल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे दिन भी शीर्ष हस्तियों से मुलाकातें जारी रहीं। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम से मॉरिशस के नेता विपक्ष जॉर्जियस पियरे लेसजोंगर्ड ने भी मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस की जनता का अपार प्रेम भी देखा गया। मॉरिशस की जनता पीएम की एक झलक पाने को बेताब नजर आई। सड़कों पर उमड़े जनसमूह ने हाथों में मॉरिशस के ध्वज के साथ साथ तिरंगे भी उठा रखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस में हिंदू धर्म को मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है और वहाँ के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से गंगा तालाब भी एक है। गंगा नदी की तरह मान्यता वाले इस तालाब पर पीएम मोदी आज पहुंचे और उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी भारत से अपने साथ प्रयागराज से संगम तट का पवित्र जल लेकर गए थे, जिसे उन्होंने गंगा तालाब में अर्पित किया। ये है मॉरिशस स्थित गंगा तालाब, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती और पूजन कर रहे हैं। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। मॉरिशस की यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी अपने तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पहुंचे गंगा तालाब। पीएम मोदी ने गंगा तालाब में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान का संगम का पवित्र जल अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पहले गंगा तालाब में महाकुंभ का जल मिलाया और फिर आरती की। ये ऐतिहासिक अवसर 50 वर्ष बाद आया है, जब गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया गया है। दरअसल मॉरिशस का गंगा तालाब भारत से दूर रहने वाले भारतीयों के लिए गंगा नदी का प्रतीक है। वर्ष 1972 में गंगा तालाब को गंगा नदी के पवित्र जल से भर दिया गया था। तब से यहाँ हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया, जिसे भारतीय मूल के लोगों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये स्थल हिंदुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इसके दर्शन कर भाव विभोर हो गया। पीएम ने लिखा, मॉरिशस में पवित्र गंगा तालाब के दर्शन कर भाव विभोर हो गया। इसकी पावन जलधारा के किनारे दोनों देशों के बीच के आध्यात्मिक संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। ये सीमाओं से परे है और हमारी कई पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि वे महाकुंभ का जल लेकर आए हैं। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। गंगा तालाब भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान हनुमान को समर्पित मंदिरों से घिरा है। गंगा तालाब में शिव मंदिर, जिसे स्थानीय किंवदंती के अनुसार 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 1897 में पंडित झुम्मन गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। 2004 में महाशिवरात्रि के दौरान मॉरिशस ईश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग में एक चमत्कारी घटना घटी, जहां ऐसा लगा जैसे मंदिर पर भगवान शिव का चेहरा दिखाई दिया हो। एक उल्लेखनीय विशेषता शिव की 33 मीटर ऊंची मंगल महादेव प्रतिमा है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे 2007 में पूरा किया गया था। ये प्रभावशाली प्रतिमा गुजरात के वडोदरा में सुरसागर झील के पास स्थित शिव प्रतिमा से प्रेरित है। 2017 में देवी मां दुर्गा की 33 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। महाशिवरात्रि के दौरान 4 लाख तक तीर्थ यात्री कांवड़ लेकर आते हैं। फूलों और छोटे दर्पणों से ढके लकड़ी के मेहराब और झील से पवित्र जल लाते हैं। वे अपने घरों या इलाकों में शिवलिंग पर ये गंगा जल चढ़ाते हैं। पोर्ट लुइस से जय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। संसद में आज भी जहां हंगामा देखने को मिला, तो विधायी कामकाज भी हुआ। लोकसभा में ऑयल फील्ड के विनियमन से जुड़ी चर्चा के बाद ये पास हो गया, तो राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। दोनों सदनों में तमाम सांसदों ने सरकार से सवाल भी पूछे, तो विपक्षी दलों ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट भी किया। कैसा रहा संसद में आज का दिन, ये रिपोर्ट देखिए। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को जमकर कामकाज हुआ। दोपहर बाद लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई। चर्चा के बाद ऑयल फील्ड के विनियमन से जुड़ा बिल पारित किया गया। यह विधेयक तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए लाया गया था, जिसके तहत
प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज और निकासी को नियंत्रित करता है। विधेयक में निकासी पट्टा देने का प्रावधान है। And I can say that our long-term strategy for energy security revolves around the trilemma of availability, affordability, and sustainability. And so far we have navigated all three: availability, affordability, and sustainability, I think very successfully under the Honorable Prime Minister's very bold and upfront and decisive leadership. इससे पहले शून्यकाल में लोकसभा में कई सांसदों ने अपने मुद्दे उठाए। 1951 में हमारे यहाँ आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28%। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। बात राज्यसभा की करें तो दोपहर बाद रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई, जिसमें कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। Our government has reaffirmed its unwavering commitment to the transforming Indian Railways into a world-class network. The introduction of 136 Vande Bharat trains, 100 Amrit Bharat trains, 50 Namo Bharat rapid rail services. दोनों सदनों में कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत रिन्यूएबल ऊर्जा में तय लक्ष्य को हासिल कर लेगा, जबकि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गोकुल मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। ओवरऑल 75 गीगावाट्स इन 2014 से आज हमने 222 गीगावाट तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ा जंप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। 2014 तक हमारे देश का पूरा दूध का उत्पादन 146.31 मिलियन टन था। आज 10 वर्षों के अंदर में हमारा 63.5% ग्रोथ है और इस साल हमारा 239.30 मिलियन टन ग्रोथ हुआ है। गौरतलब है कि सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस सहित इंडी के दलों ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट भी किया। शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। होली के पर्व की तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आज खेले रघुवीरा होली ब्रज में, आज खेले रघुवीरा ब्रज में, होली खेले रघुबीरा ब्रज में, होली खेले रघुबीरा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं, और यही कहेंगे पानी का वेस्ट ना करें। होली खेले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। आप सभी को और इस संसद भवन के परिसर में सभी पत्रकार साथियों को और विशेषकर पांडे जी को जिन्होंने रंग का इंतजाम किया, बहुत बहुत सभी को बधाई और खुशियों भरी होली रहे। हम लोग फिर सोमवार को मिलेंगे। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने देशवासियों को प्रेम और सौहार्द से होली मनाने की सलाह दी। देखिए संसद भवन के परिसर से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की भाजपा सांसद के साथ बातचीत। संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने गुलाल से होली खेली और संदेश दिया भाईचारे का। सर, क्या संदेश है आज का? मुझे लगता है कि जो होली के पर्व का सही मायने में एक उत्सव है, वो इस आज संसद परिसर में हुआ। संसद परिसर के अंदर चाहे हम किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी के, लेकिन बाहर जिस तरह से एक परिवार की तरह से एक भावनात्मक ढंग से हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और होली खेली। ये न केवल हमने कुछ सांसदों ने होली खेली, ये पूरे देश की जनता के लिए एक संदेश है कि आपस में ये होली का त्यौहार इसी तरह से लोगों को जोड़ता है। इस खुशियों के इस रंगों में लोग सराबोर होते हैं और लोगों में एक परस्पर प्रेम होता है। यही होली का आनंद है।
जो आनंद आज हम लोगों ने परिसर में लिया। सर, प्रेम स्नेह सौहार्द का त्यौहार है होली, और इसमें अगर कुछ दो लाइन गुनगुना दें तो वो संदेश भी पूरे देश आपके बारे में सुन लेगा। सर, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध। हम तो उसी प्रभु श्री राम के पड़ोसी हैं, बस्ती के, सिद्धार्थ नगर के, और वहाँ से अयोध्या से आज भी यही गुनगुनाया जाता है। जब हम लोग चलते हैं होली के दिन तो यही लोग गाते हैं, हमारे जुगिड़ा वाले लोग। रंगों के त्यौहार में सारे लोग जो है मिलकर होली का त्यौहार मनाएं। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में इसके शुभारंभ के बाद से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित और कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के समान अवसर मिलें और वो देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दें। 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं विशेष रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए हैं, जो कि निम्नानुसार हैं: प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम NMDFC ऋण योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ये वित्तीय सेवा विभाग के तहत, वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वित्तीय सेवा विभाग के तहत, पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने इस दौरान नीति निर्माताओं से विश्वविद्यालय उद्योग संबंध और भविष्य की तैयारी पर अधिक काम करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को भविष्य में चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता और उन्नत कौशल विकसित करने की भी सलाह दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के सभी नीति निर्माताओं को कहना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज और फ्यूचर रेडीनेस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिन विषयों में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाएं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। इस बार होली का त्यौहार शुक्रवार यानी जुमे के दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर यूपी से लेकर बिहार तक रस्साकशी देखी जा रही है। जुमे के दिन होली किस तरह मनाई जाए और किस समय मनाई जाए, इसको लेकर आ रही राजनीतिक बयानबाजी के बाद विवाद बढ़ गया है। होली के दिन संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जिलों में पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और कई प्रकार के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, तो सभी पक्षों को शांति बरतने की अपील भी की जा रही है। होली और जुमे पर बयान, मचा सियासी घमासान। कहीं होली पर रोक की मांग तो कहीं मस्जिदों पर तिरपाल। इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ने को लेकर विवादित बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक विवादित बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है। होली खेलने को लेकर दरभंगा के मेयर अंजुम आरा का अजीबोगरीब विवादित बयान सामने आया। दरअसल होली के मद्देनजर बुलाई गई शांति समिति की बैठक में अंजुम आरा ने दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के बीच होली खेलने पर रोक लगाने की बात कही। इसके बाद अंजुम आरा का चौतरफा विरोध शुरू हो गया।
भाजपा ने अंजुम आरा को हटाने की बात कही तो जेडीयू ने कहा कि अपना त्योहार मनाने का अधिकार सभी को है। हालांकि विवाद बढ़ने पर दरभंगा मेयर ने कहा कि अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूं। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। संपूर्ण जगह पर होली होगा, जिनको पसंद नहीं है वो परहेज करें। और राजद और कांग्रेस के लोग, वामपंथ के लोग कहाँ हैं? उनके मुंह में क्यों दही जम गई है? वो जो आग लगाना चाह रही हैं वो आग नहीं लगेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, राज्य सरकार संवेदनशील है, राज्य मुख्यालय कार्यरत है और पहले भी किसी की हिमाकत नहीं हुई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दे। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में होली के त्योहार के दिन जुमे की नमाज और चौपाई के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाले मस्जिदों को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। होली को देखते हुए सदर कोतवाली में धार्मिक स्थलों के मुतवल्लियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 10 मस्जिदों को ढकने और जुमे की नमाज को लेकर चर्चा की गयी। बैठक के दौरान दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि जहां से चौपाई निकलेगी वहीं मस्जिदों को ढका जाएगा। साथ ही लोगों ने कहा कि चौपाई से पहले नमाज अदा करेंगे। बैठक के बाद अपर पुलिस अधीक्षक शीश चंद्र और पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी भारी पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद पहुंचे और मस्जिदों को ढकने का कार्य प्रारंभ किया। संभल नगरीय क्षेत्र में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के मुतवल्लियों एवं प्रबंधकों की मीटिंग की गई थी। इसमें यह तय हुआ है कि जो होली के जुलूस हैं उनके मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा और जो भी समय है निर्धारित हुआ है उसके अनुसार वह अपने जुलूस को निकालेंगे और नमाज अदा करेंगे। सेक्शन 126, 135 में लगभग 1015 लोगों को पाबंद किया है। इसके अलावा जो हमारे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितने मस्जिदें हैं सभी पर लेखपालों की ड्यूटीज लगाई गई हैं कि वो वहाँ पर सतर्क रहेंगे और कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल अवगत कराएंगे। इसके अलावा अन्य सभी लेखपाल क्षेत्र में चक्रमणशील रहेंगे, राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हम लोग स्वयं क्षेत्र में राउंड पे रहेंगे। सालों बाद जुमे के दिन होली के रंगों और भाईचारे के इस त्योहार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर देश में प्रशासन ने अराजक तत्वों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए हर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा को बम्पर जीत मिली है। 10 में से 9 शहरों के निकायों में बीजेपी ने परचम लहराया है। इस जीत के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा है कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को चुना है। इस जीत के बाद पूरे हरियाणा में बीजेपी जीत का जश्न मना रही है तो कांग्रेस हार के कारण खोजने में लगी है। पीएम मोदी ने जीत के बाद कहा कि ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत के लिए बधाई दी है। ये तस्वीरें हैं जश्न की, जश्न जीत का। जीत नगर निकाय चुनावों में मिली सफलता की। तमाम जिलों से नतीजों के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। राज्य में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों की गिनती सुबह शुरू हुई। शुरू से ही भाजपा ने बढ़त बनाई। दोपहर बाद साफ हो गया कि भाजपा 10 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। महापौर पदों के लिए उपलब्ध परिणामों के मुताबिक भाजपा उम्मीदवारों ने अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, रोहतक और सोनीपत में अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंदियों को हराकर जोरदार जीत दर्ज की। यमुनानगर और पानीपत में भी सत्तारूढ़ पार्टियों के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। मानेसर में पहली बार नगर निगम चुनाव हुए हैं और वहां निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुंदर लाल को 2293 मतों के अंतर से हराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगा दी है। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है।
अभी नगर निगमों में 10 में से 8 में भाजपा के महापौर थे, जबकि इस बार 9 सीटों पर उन्हें कामयाबी मिली है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में भी भाजपा ने धूल चटा दी। कांग्रेस की सूपड़ा साफ होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। अम्बाला शहर में भी मेयर जीता है और हरियाणा के अधिकतर जहाँ पर चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है और इस परचम ने ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। 7 नगर निगमों गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर में महापौर और वार्ड सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 2 मार्च को हुए थे। अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में महापौर पद के लिए उपचुनाव भी हुए और उसी दिन 21 नगर समितियों में अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव भी हुए। पानीपत नगर निगम के महापौर और 26 पार्षदों के चुनाव के लिए 9 मार्च को मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हरियाणा में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों का आभार जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर लिखा, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इस महाविजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है, जिसके लिए मैं उनकी हृदय से सराहना करता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने हरियाणा के निकाय चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत पर जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर लिखा, हरियाणा को है सिर्फ मोदी जी पर विश्वास। हरियाणा विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में भी भाजपा को अपना आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा वार्ड से लेकर विधानसभा और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इस जीत के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली जी और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और हरियाणा भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ये ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वार्ड स्तर तक पहुंची जन कल्याणकारी योजनाओं और विकासोन्मुखी नीतियों पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत की 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी कर ली है। पहले एयरटेल ने बताया कि वो स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में लाने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद जियो ने भी स्टारलिंक के साथ अपनी साझेदारी का ऐलान किया। इन समझौतों के जरिए दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टारलिंक का भारत में स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, स्टारलिंक भारत में आपका स्वागत है, दूर दराज के क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाओं के लिए उपयोगी होगा। महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने महाराष्ट्र में झटका मटन बेचने वालों को पहचानने के लिए एक पहल शुरू की है। नितेश राणे ने सोमवार को महाराष्ट्र भर में झटका मटन व्यापारियों के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की। उन्होंने राज्य में झटका मटन व्यापारियों को प्रमाणित करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने राज्य में सभी झटका मटन बेचने वाले दुकानदारों को मल्हार सर्टिफिकेट के तहत रजिस्टर किए जाने की अपील की है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले व्यापारी अपने मटन व्यवसाय को कानूनी रूप से सही और हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार चलाएंगे।
खटका मटन ये हमारे हिंदुत्वरी विचार के सोच के कार्यकर्ताओं ने साथ में आके हिंदू समाज के लिए अपने हक का और स्वास्थ्य का एक अच्छा मटन का पर्याय लेके आए हैं। हलाल ही खाना चाहिए। ये जो कोई जोर जबरदस्ती सालों साल हो रही है, या तो हलाल खाओ या तो आप खाए, या तो दूसरा पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं, ये जो बार बार बोला जा रहा था उसको एक अच्छा पर्याय ऑप्शन लेके आए हैं। कर्नाटक सरकार ने अपने इस साल के बजट में कुल 60 करोड़ रुपए इम्प्लीमेंटेशन पैनल पर खर्च करने के फैसले के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार इतनी अक्षम और निष्क्रिय है कि उसे अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कर्नाटका कांग्रेस की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि इम्प्लीमेंटेशन पैनल बनाए जाएंगे और इस इम्प्लीमेंटेशन पैनल को हजार रुपए लुटाए जाएंगे कर्नाटका की जनता के। ये इम्प्लीमेंटेशन पैनल बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या सरकार इतनी निकम्मी है, एमएलएज आपके इतने निकम्मे हैं, ब्यूरोक्रेट्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन पैनल बनाना है? इम्प्लीमेंटेशन पैनल बनाने का मकसद है कि कर्नाटका के टैक्स पेयर के पैसे अब पार्टी के लिए लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक अभियान के दौरान पुलिस ने दक्षिण पूर्व और दक्षिणी दिल्ली से 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये लोग अवैध रूप से भारत में घुसे थे। अभियान के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस फिलहाल इन इलाकों में 10 से अधिक लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों ने इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो हमने अभियान चला रखा है, उस अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 13 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट और साउथ ईस्ट ने 11, तो टोटल 24 इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफाई किए हैं और उन पर आगे की लीगल कार्रवाई जारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस ने 1 लाख के इनामी सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मरूदबाका गांव के जंगल के पास 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से तलाशी के दौरान पास रखे थैले से प्रचार प्रसार सामग्री, पॉम्पलेट और बैटरी बरामद की गई है। नक्सलियों के विरुद्ध थाना उसूर में वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है। इंडिया के बजाय देश का नाम सिर्फ भारत या हिंदुस्तान किए जाने की मांग वाली दिल्ली एससी में याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इसके लिए गृह मंत्रालय के पास आवेदन दाखिल करें। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से भी याचिकाकर्ता के ज्ञापन पर जल्द फैसला लेने को कहा। दरअसल आज केंद्र सरकार के वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस बारे में फैसला गृह मंत्रालय को लेना है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में गृह मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया है। देश में मीडिया और मनोरंजन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है और वेब्स जैसे प्लेटफॉर्म इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। दूरदर्शन द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक रोमांचक पहल है वहा उस्ताद, जहां संगीत जगत में युवा प्रतिभाएं अपना कौशल दिखा रही हैं। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं।
वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। भारत में खुदरा महंगाई दर फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर 3.6% पर रही है। तो भारत में खुदरा महंगाई दर फरवरी में 7 महीने के निचले स्तर 3.6 पर रही है। ये जनवरी के आंकड़े से 0.65% कम है। आपको बता दें कि देश में जुलाई 2024 के बाद खुदरा महंगाई का ये सबसे निचला स्तर है और गिरावट की वजह रही सब्जियों, अंडों, मीट और मछली, दालों और दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कमी। इस महीने ईंधन की कीमत में कमी भी देखने को मिली है। महंगाई दर गिरने से केंद्रीय बैंक के पास आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के मौके अधिक होंगे। नौकरियां पैदा करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की पर्याप्त जगह होगी। तो हम दरअसल आपको बता रहे थे कि आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। देश में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है। विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा जाता है औद्योगिक उत्पादन, और जनवरी 2024 में 4.2% बढ़ा था औद्योगिक उत्पादन। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मॉरिशस का दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने वहां पर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ मॉरिशस और भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई समझौते वहाँ पर हुए। प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी वहाँ पर उसकी भी घोषणा की गई और सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का मॉरिशस का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के सफल मॉरिशस दौरे के बाद स्वदेश वापस लौट चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और सफल दौरा रहा प्रधानमंत्री का मॉरिशस का। प्रधानमंत्री ने वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वहां पर हिस्सा लिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में कई सारे वहां पर समझौते भी हुए। मॉरिशस में बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पर अपने संबोधन में इन लोगों का जिक्र किया। साथ ही साथ भारत और मॉरिशस के संबंधों को आगे बढ़ाने, मजबूत करने के लिए कई सारे दोनों देशों के बीच में वहाँ पर समझौते भी हुए। और अब
प्रधानमंत्री अपने 2 दिन की यात्रा को खत्म कर स्वदेश वापस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन की मॉरिशस यात्रा को खत्म कर स्वदेश वापस आ चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफल प्रधानमंत्री का मॉरिशस दौरा रहा। दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और द्विपक्षीय मुलाकात में भारत और मॉरिशस की जो द्विपक्षीय मुलाकात वहाँ पर हुई थी, उसमें भारत और मॉरिशस के संबंधों को और मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए कई समझौते वहाँ पर हुए। तो कुल मिलाकर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सफल दौरा रहा प्रधानमंत्री का मॉरिशस का। तो मॉरिशस से स्वदेश वापस आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और काफ़ी सफल और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा मॉरिशस का था प्रधानमंत्री का। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। देश में औद्योगिक उत्पादन में तेज़ी आई है। विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2024 में 4.2% बढ़ा था। सरकार ने दिसंबर 2024 में 3.2% वृद्धि के अस्थायी अनुमान को संशोधित कर 3.5% कर दिया। बीते साल नवंबर में IIP वृद्धि दर 5% थी। जनवरी 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 3.6% बढ़ा था। बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तुओं में जनवरी 2025 में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।